मैं अमीशा शर्मा और आज आईटीएम यूनिवर्सिटी में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही जाने माने मशहूर शायर चिराग शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया आपका। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने एक शायरी में करियर बनाने का कब सोचा, कब आपके माइंड में आया कि मेरे को एक शायर बनना है? देखिए, मैंने शायरी को करियर बनाने का ख्वाब कभी नहीं देखा, करियर तबाह करके शायर बन गया मैं। ये एक सानिया है और बहुत अच्छी बात होगी अगर हमारे मुल्क में शायरी बतौर करियर भी ऑप्ट किया जाने लगे। करियर से मेरा मानना ये है कि प्रोफेशनलिज्म और पैशन जब मिलते हैं तो इसके जो आमाल आते हैं वो सबसे खूबसूरत होते हैं। हमारे देश में हर चीज़ की पढ़ाई लिखाई होती है, सहाफ़त की पढ़ाई हो सकती है, तो हम शायरी क्यों नहीं पढ़ा सकते? जब हम शायरी पढ़ाएंगे तो हम अच्छे शायर पैदा करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो तजस्सुस है स्टूडेंट्स में, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे शायर और निकलेंगे। मेरी बहुत बहुत आप लोगों को नेक ख्वाहिशात हैं कि आप लोग इस तरफ आगे आएँ। बहुत ज़रूरत है नए लोगों की। सर, जैसा कि हम जानते हैं आप पहले एक पत्रकार थे, फिर आप एक शायर बने। तो जब एक पत्रकार एक शायर बनता है तो वो समाज को किस नज़रिए से देखता है? देखिए, इसमें जो सबसे नामाकूल लफ्ज़ है वो थे है कि अब मैं कोई और नया काम करूँगा तो कोई मुझसे कहेगा पहले आप शायर थे। तो ऐसा है कि ना मैंने अपनी पत्रकारिता छोड़ी है और शायरी उसमें ऐड ऑन कर ली है। और ऐसा होता है, दो मुख्तलिफ जो फ़ील्ड्स होती हैं उसके जब तजर्बे साथ में मिलते हैं तो उसका इम्तियाज़ बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अच्छे नए रिज़ल्ट उससे निकल के आते हैं। पत्रकारिता मैंने अपना एज़ अ प्रोफेशन चूज़ किया और शायरी मेरी पैशन थी और मैंने ये दोनों फील्ड्स बहुत सोच समझ के चुनी, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं जो भी प्रोफेशन ऑप्ट करूं वो शब्द से नज़दीक हो, वो किसी तरह से उसकी जो नज़दीकता हो, वो निकटता हो, वो भाषा से हो। तो मुझे सबसे जो माकूल प्रोफेशन महसूस होता था वो पत्रकारिता था और पत्रकारिता को बहुत वक्त से मुआशरे का आईना कहा जाता है। जब यहाँ आए तो पता चला कि शायरी भी मुआशरे का आईना है, तो पता चला कि मुआशरे की शक्ल कुछ नहीं है, हर जगह आईने ही आईने हैं। सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी अभी हम पेंडेमिक से बाहर आने लगे हैं। तो जब पेंडेमिक था, कोविड का लॉकडाउन लग गया था, जब सब ऑनलाइन हो गया था, तो शायरों को क्या दिक्कतें महसूस हुई थी? देखिए, मैं तो ऊपर वाले के फजल से ऐसी किसी मुसीबत से नहीं गुज़रा, ये ऊपर वाले का करम है। लेकिन हाँ, जो लोग प्रोफेशनली बाकायदा मुशायरों के ही हवाले से अपना उनका ज़रियाए माश भी है, तो उन लोगों को बहुत तकलीफ़ें आईं। ऑनलाइन इवेंट्स निकल के आए, वो एक नई चीज़ तो थी, लेकिन वो पूरी हर तकाज़े पे पूरे नहीं उतर रहे थे। तो इसलिए है कि बस वो करियर अभी नहीं बन पाया है इस फील्ड में। जब ये एक करियर बन जाएगा तो दूसरे और करियर्स की तरह, जिस पे कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए, लॉकडाउन के साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए, तो ये भी उसी मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा। बुरा वक्त बुरा होता है, उसके ख़राबी असरात होते हैं, उसमें कोई फूल या कलियाँ चुनने का मौका तो मिलता नहीं है। तो वो एक ख़राब वक्त था, ऊपर वाले की दुआ से गुज़र गया और दुआ है कि अब दोबारा ना आए। जी सर। सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ट्रेंड्स चलते हैं। तो जो नए शायर हैं जो लिख रहे हैं, तो उनकी शायरी पे ट्रेंड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, ट्रेंड्स क्या है, हर वक्त का तकाज़ा होता है कि जैसे फैशंस आते हैं हर चीज़ के, तो वो सिर्फ सोशल मीडिया के दौर में नहीं आते थे। शायरी का हर वक्त में ट्रेंड होता था। एक वक्त आप देखें, जब हम उर्दू की शायरी को खानों में बांटेंगे तो आप क्लासिकल गज़ल पढ़ेंगे तो आपको उसमें भी एक ट्रेंड नज़र आएगा। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ तरक्की पसंद शायरी हुई, फिर हमारे यहाँ जदीद शायरी हुई, माबाद जदीद शायरी का दौर आ गया। तो वो सब ट्रेंड्स थे। सोशल मीडिया का उस पर असर उतना ही होता है जो आम शायरी पे होता है। सोशल मीडिया एक स्टेज है और ये भी बड़ा खुशाइन है ये बात कि अब हर शख्स जो लिख सकता है वो अपनी बात किसी भी शख्स तक पहुंचा सकता है। पहले बस ये एक कमी थी कि बहुत से लोग लिखते थे और उन्हें मंच नहीं मिल पाते थे, मुशायरों में नहीं जा पाते थे। आज हर शख्स इतना ताकतवर है, उसके पास इतनी क्षमता है कि वो अपनी बात औरों तक पहुंचा सकता है। तो ये मैं तो इसे बहुत पॉजिटिव पॉइंट समझता हूँ। सर, ऐसे बहुत से शायर हैं आज की डेट में जो आपको फॉलो कर रहे हैं। तो जब आपने ये करियर ऑप्ट किया, एज अ पैशन आपने ऑप्ट किया, तो आप किसे फॉलो करते थे, आप किसे पढ़ते थे, आपकी इंस्पिरेशन कौन था? देखिए, ये बहुत लंबी फहरिस्त है और आपके इंटरव्यू का वक्त बहुत कम है, लेकिन उसमें से कुछ एक नाम मैं गिना दूंगा। लेकिन आपने शुरुआत में जो कहा, बहुत से लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनसे मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है कि बराए करम मुझे फॉलो ना करें। आप भी उन्हीं लोगों को फॉलो करें जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ और जितना हो सके क्लासिकल पोइट्स को पढ़िए। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुछ छोड़ा नहीं है हमारे लिए कहने के लिए। आप ये जो उर्दू गज़ल है
ये चल तो अमीर खुसरो के वक्त से रही है, लेकिन बज़ाफ्ता जो मीर तक की, जो मीर से जो गज़ल का सिलसिला शुरू होता है, मीर के बाद के जितने अहम शायर हैं, मीर हैं, मुसफ़ी हैं, या फिर गालिब के कंटेम्प्रेरी गालिब ख़ुद, मोमिन, ज़ौक़, या उसके बाद के जितने अहम शुरा हैं, उन सबको पढ़ें। और उनको पढ़ने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है आप मुझे फॉलो करना बंद कर देंगे। सर मैं आपसे कुछ टिप्स लेना चाहूँगी जो आजकल राइटर्स हैं जो लिखना चाह रहे हैं या सिर्फ बिगनर्स हैं, सोचते हैं लिखने की, तो उनको आप टिप्स क्या देना चाहेंगे? देखिए, हमारी शायरी की फ़ील्ड में भी और बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है मोहतरम जावेद अख्तर साहब। जावेद साहब एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आदमी को पढ़ा लिखा होना चाहिए, बस लिखा लिखा नहीं होना चाहिए। तो बस मेरा एक ही मशवरा है, यही पैगाम है और यही दरख्वास्त है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ें। हर शायर किसी भी किस्म की शायरी पढ़ें, किसी भी ज़बान की शायरी पढ़ें, किसी भी सिन्फ की शायरी पढ़ें, लेकिन पढ़ें और खूब पढ़ने के बाद थोड़ा कहने की कोशिश करें। तो आप सर ऐसी कोई शायरी आपकी जो आपके व्यक्तित्व को दर्शाती हो, अंत में आप वो सुना दीजिए। अब एक शेर मैं आपकी हुक्म पे सुना देता हूँ, और ये शेर मैं समझता हूँ इस पूरे पेशे की तर्जुमानी करता है, इस पूरे फील्ड की तर्जुमानी करता है कि कफ़न से काफ हटाना है, फ़न बनाना है। कफ़न से काफ हटाना है, फ़न बनाना है, हमारा काम दुखन को सुखन बनाना है। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।